हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी एमसीक्यूज़ देख लिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आकर देख लीजिए। आज हम ब्लड से रिलेटेड देखेंगे, जो हमारे यूके ट्रिपल एससी साइंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा प्रश्न है इसमें कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता भी कहा जाता है, यानी इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसे बोलते हैं, ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, उसे बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं पूछा है। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रक्त में जो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। इस कारण ए बी को ही सार्वत्रिक रक्त आदाता या यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जिस व्यक्ति का वर्ग जो होता है ए बी होता है, उसे सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि जो ए बी रक्त वर्ग में प्रतिजन यानी एंटीजन ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं इसमें, और जबकि जो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, इस रक्त वर्ग के लोग सिर्फ ए बी रक्त वाले व्यक्ति को ही दान कर सकते हैं, वो नहीं यानी डोनेट कर सकते हैं। फिर हमारा हृदय के रक्त का संचारण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं। तो धमनियाँ क्या करती हैं, रक्त का संचरण करती हैं। तो ये जो होती है हृदय धमनियाँ, हृदय से रक्त का संचरण करती हैं। तो इससे कुछ और धमनियों को भी देख सकते हैं। जो हृदय धमनियाँ होती है रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, और जो गिरवा धमनियाँ होती है रक्त को सिर तक ले जाती हैं। यकृत धमनियाँ हमारे रक्त को यकृत तक ले जाती हैं, यानी लीवर तक ले जाती हैं। और जो हमारे फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, ये रक्त को फुफ्फुस तक ले जाती हैं, यानी फेफड़ों तक ले जाती है। फिर हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो ऑक्सीजन का अभिगमन किस टाइप में होता है ये पूछा है। तो पहले हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी फुफ्फुस के द्वारा, फिर एक यानी रक्त के द्वारा, फिर है उतक के द्वारा। तो ये अभिगमन इस प्रकार होता है, फेफड़े, फिर रक्त, फिर उतक। फिर अगला देखेंगे हम, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है इसे किस तरह से नापा जा सकता है। तो इससे नापा जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, इस मात्रक में नापा जाता है। फिर अगला देखेंगे, कोई अज्ञात रुधिर वर्ग है, एक व्यक्ति जो है गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओ और आर एच प्लस, क्योंकि जो ओ होता है हमारा ये यूनिवर्सल डोनेटर होता है ब्लड ग्रुप। तो ओ रक्त सर्वदाता है क्योंकि इनमें रक्त के प्रतिजन नहीं पाए जाते, यानी इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। जैसे ए बी में था हमारा ए और बी, लेकिन इसमें एक ही होता है, तो इसमें प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। और ओ आर एस माइनस रक्त वर्ग में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसलिए किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनेटर बोलते हैं। फिर हमारा, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे हम, तो जो हमारा ये तीनों कथन ये गलत हैं। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, ये भी गलत है। जो हमारी WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती है, तो ये भी गलत है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा गलत है, क्योंकि जो WBC होता है ये हमारे कम होते हैं प्लेटलेट से, यानी प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं WBC से। तो रक्त में सामान्यतः जो होते हैं यानी WBC की संख्या जो होती है ये प्लेटलेट से कम होती है। 1 माइक्रोलीटर रक्त में लगभग 5,000 से 10,000 तक हमारे WBC होते हैं, तथा वहीं 1,50,000 से 5 लाख तक हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे हम, मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो दीर्घ अस्थि में जो होती हैं लसिका कोशिकाएं बनती हैं। लसिका कोशिकाएं जो होती है प्रतिरोधक क्षमता के में संक्रमण होने की अवस्था में विशिष्टता प्रदान करती हैं। ये मुख्यतः लसिका अंगों एवं उत्तकों जैसे कि बड़ी हड्डियाँ, तिल्ली, लसिका पर्व आदि में बनती हैं। फिर हमारा, उस वाहिका का नाम बताइए जो आमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती हैं। तो वह है हमारा यकृति प्रवेश द्वार शिरा। तो यकृत प्रवेश द्वार शिरा जो होती है आमाशय तथा क्षुद्रांत में यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है। यकृत ही ऐसा अंग है जिसमें 2 स्रोतों से रक्त आता है, और यकृत धमनी तथा यकृत प्रवेश द्वार शिरा। तो किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान, तो पीएच वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो ये होती है हमारी लगभग 7.35 से लेकर 7.45 तक, और ये हमारी शारीरिक प्रकृति की होती है, यानी बेसिक होती है। फिर हमारा, बी लसिका अणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। तो इसे तरल प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो बी लसिका अणु द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहलाती है। फिर रुधिर समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये लैंड स्टीनर ने खोजी थी ब्लड ग्रुप की खोज।
रक्त रुधिर समूहों की खोज की थी, उसी ने जो RH फैक्टर का पता भी लगाया था। जिस व्यक्ति में RH माइनस फैक्टर उपस्थित होता है उसे RH प्लस तथा अनुपस्थित होने पर RH माइनस कहा जाता है। फिर हमारा वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो ये हमारी होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। और फिर हमारा लोहे की कमी से होना कौन सा रोग है, तो वो होता है हमारा गॉइटर, लौह की कमी से। यानी लौह की कमी से मुख्यतः एनीमिया रोग होता है, परंतु लौह की कमी से आयोडीन का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो ये भी होता है। एनीमिया रोग भी लौह की कमी से होता है। फिर हमारा पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC कहाँ नष्ट हो जाती है, तो ये हमारी प्लीहा में नष्ट हो जाती है। तो पुरानी तथा नष्ट जो RBC होती है ये शरीर में उपस्थित प्लीहा में एकत्रित होती है। आकस्मिक आवश्यकताओं की स्थिति में यहाँ एकत्रित रुधिर शरीर को आपूर्ति प्रदान करती है। फिर अगला देखेंगे हम, मानव का सामान्य रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये हमारा 80 से 120 मिलीमीटर पारा होता है। ये मिलीमीटर पारा HG बोलते हैं जो। तो मानव का जो सामान्य रुधिर दाब होता है ये 80-120 mmHg होता है, जिसमें डायस्टोलिक दाब जो होता है 80 mmHg तथा सिस्टोलिक दाब जो होता है 120 mmHg होता है। और रुधिर दाब को मापने वाले को हमारे स्पिगोमीटर बोलते हैं, यानी जो हमारा स्पिगोमोनीटर होता है उसे बोलते हैं, स्पिगमोनोमीटर बोलते हैं जिसे। फिर अगला देखेंगे, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है, तो जो हृदय का पेस मेकर होता है वो हमारे SA नोड को बोला जाता है। फिर हमारा सार्वत्रिक रुधिर दाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसे यूनिवर्सल डोनेटर बोलेंगे। तो एंटीजन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह होता है अपना रक्त किसी को भी प्रदान कर सकता है, सार्वत्रिक रुधिर दाता बोलते हैं। जबकि जो AB होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह किसी भी वर्ग का रुधिर वर्ग प्राप्त कर सकता है, सर्वग्राही बोलते हैं जैसे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। फिर है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस में होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है सी। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो पाई जाती है, यह ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा होती है। फिर हमारा निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो हमने पहले भी देखा था प्लीहा, इसी में नष्ट हो जाती हैं। फिर हम मनुष्य की जो RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जीवन काल लगभग 190 दिन होता है, 120 दिन होता है। RBC का महत्वपूर्ण कार्य क्या, भोजन तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना है। फिर मनुष्य के सामान्य निम्नलिखित निम्न रुधिर शर्करा स्तर 100 मिली रुधिर होता है, तो कितना होता है पूछा है, तो ये 120 से लेकर 140 mg होता है। तो उपवास के समय जो रुधिर शर्करा का मान होता है 80 से लेकर 100 mg प्रति 1000 mg रुधिर, तथा भोजन के 2 घंटे बाद 160 mg प्रति रुधिर होता है। मानव रुधिर का pH मान तो 7.4 जो एवरेज होता है इसका, और इसकी प्रकृति सारी होती है। दिल का दौरा किसके कारण होता है, तो ये अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना, तो इस कारण हार्ट अटैक आता है। तो हृदय की पेशियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त रुधिर की आवश्यकता होती है, परंतु जब रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्का बनने के कारण पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा जाती है, जिससे हृदय घात की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है, तो 180 से लेकर 200 mg तक है। तो 100 मिलीलीटर रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है लगभग 180 से 200 mg होती है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने पर यह कोलेस्ट्रॉल धमनी के अंतोभित्तियों पर जमा होने लग जाता है, धीरे धीरे धमनियों का लचीलापन कम होने लगता है, इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। फिर हमारा रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसके मदद से किया जाता है, तो वो है हमारा एस्पिरिन। तो एस्पिरिन नामक दवा का उपयोग जो होता है दर्दनाशक या ज्वर को कम करने के लिए किया जाता है, और रूमेटिक ज्वर के कारण हृदय भी इस ज्वर से प्रभावित हो जाता है, इसके उपचार हेतु एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, तो ये रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। सामान्य जो होता है 120 से लेकर 80 तक होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है नहीं 150-90, तब हम हाइपरटेंशन कहते हैं इसे। फिर यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है, तो उससे तिल्ली और जो हमारे लिम्फ नोड्स में विकृत आ जाती है। तो रक्त आधान के लिए उचित समूह का चयन करना होता है। गलत समूह का रक्त आधान होने पर रक्त में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी आयरन में क्रिया करके रक्त का थक्का बना देते हैं, जिसके कारण धमनियां संकुचित हो जाती हैं तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो इससे धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। फिर अगला देखेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसमें रक्त के ऑक्सीजन का परिवहन क्षमता कम हो जाती है। फिर हमला देखेंगे हम, एक शख्स जो सख्त वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से लगभग 6 लीटर तक होता है, सख्त जो हमारे स्वस्थ मनुष्य होता है। फिर अगला देखेंगे, रक्त होता क्या है? तो ये एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन से ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी होती है। रुधिर का लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीम की वलय का केंद्रीय भाग लौह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो होती है 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। और यह शरीर के गैसों के परिवहन का कार्य भी करता है। फिर रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये हमें देखा था हीमोग्लोबिन के कारण होता है युक्त। फिर अगला देखेंगे, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो ये सारे शरीर में जो होता है ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने का जिम्मेदार होती है। फिर यूनिवर्सल डोनेटर कौन होता है? तो हमें देखा था अभी, यह यूनिवर्सल डोनर तो ओ होता है हमारा, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। और ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। फिर हमारा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं। तो इसमें संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। तो उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? तो वो होगा हमारा 1, 3 और 4, यानी ओ और ए और 4। क्योंकि ए बी हमारा क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। ये केवल ए बी को ही देता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, बाकी तीनों दे सकते हैं उसे। तो एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त वाला व्यक्ति जो होता है ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। तो ये होगा इसके। फिर अगला देखेंगे, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। नहीं तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ नेगेटिव जो होता है ये दे सकते हैं। तो 1900 में जब कार्ल लैंडस्टीन ने 4 रक्त समूह खोजे थे, ए बी और ओ की खोज की थी। भारत में जो रीसस बंदर ने एक अलग फैक्टर खोज ढूंढा जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। जहाँ रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं रक्त समूह बी एंटीजन, जबकि ए बी में जो होता है ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। ओ में जो होता है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो किसी खास रक्त समूह के रक्त में जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त के थप्पे जमने लग जाते हैं जिसके कारण रक्त स्कंदन हो जाता है। चूँकि ओ समूह में रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है और ना ही RH फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। फिर शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC जो होता है ये हमारी संक्रमण से रक्षा करता है। फिर अगला, बैक्टीरिया विषाणु कवकों फंगी इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये शरीर में प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर है मानव रक्त की श्यानता का कारण है, यानी विस्कोसिटी का क्या कारण है? तो जो रक्त में प्रोटीन होता है इसके कारण होता है। तो मानव रक्त की श्यानता का मुख्य जो है प्लाज्मा में प्रोटीन और हिमाटोक्रिट और रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत है आदि पर निर्भर करती है। और रक्त में जो यानी WBC एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति पर उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगर देखेंगे, रुधिर में यानी WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति का रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इस रोग को क्या बोलते हैं पूछा है, तो इसे हम बोलते हैं बी यानी ल्यूकोमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है, जिसमें जो होता है रुधिर में जो WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है, यानी जब WBC बढ़ जाती है तो उसी में रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया बोलते हैं। फिर WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो वो प्लीहा में होता है।
शरीर में जो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है। इसके बाद प्लाज्मा में इनका विनाश हो जाता है। और जो लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स, जो हमारी डब्ल्यूबीसी के दो प्रमुख प्रकार हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए में जो हमारा फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन से प्रभावित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये होता है हमारा थ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बिन। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है होती है, जिसके 3 चरणों में बांटा गया है। इसमें अंतिम चरण में जो हमारा थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है। प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक घुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। फिर हमारा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जल होता है प्लाज्मा में। जो रक्त प्लाज्मा में पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की कोशिकाओं सामान्य रूप से निलंबित कर देती है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। उसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं। फिर हमारा थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH बोलते हैं इसे। फिर अगला देखें, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वो होता है हमारा एंड्रीनेलिन। तो एंड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन जो होता है नामक हार्मोन एंड्रीनिल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन्न रहने लग जाता है। ऐसी व्यक्तियों को कोकेन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं, जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती हैं। इसे उड़ो या लड़ो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।